लो जी, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लास्ट टाइम जो है हमने गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो किस किस चीज़ के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है। असल में देखो, जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है दो एंड के बीच कंडक्टर के, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कंडक्टर में। ठीक है जी। तो ऐसा करने में क्या होता है कि कोलिजन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। होती किस में है, आयन या एटम होते हैं कंडक्टर के, और कंडक्टर की जो बॉल्स होती है वो आपस में जो है वहाँ पर कोलिजन होनी शुरू हो जाती है उनमें। ठीक है जी। जिसके कारण क्या होता है, जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो अपोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यही अपोज जो है रेजिस्टेंस का कारण बनता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जरा पढ़ लेते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, कंडक्टर का एरिया क्या है और नेचर क्या है मटेरियल का जिससे कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एल। तो आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब क्या है कि जितना आर होगा उतना ही एल होगा। अगर आर 2 स्टेप इंक्रीज करता है तो एल 2 स्टेप इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है जी। अब तीसरी चीज़ याद रखना है कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगा, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी आता ही आता है एग्जाम में। तो अगर हम जहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये वाला सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है जी। तो जैसे ये सिंबल हटेगा तो आर इक्वल टू का सिंबल पड़ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा रो, एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी है। ठीक है जी। तो रो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जो फॉर्मूला होता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसी को यूज करके यहाँ से रीअरेंज करके रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालिए, आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का ऑफ यूनिट जिसकी लेंथ होती है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूबिक कंडक्टर हैविंग ईच साइड ऑफ यूनिट लेंथ। तो कह रहा है कि ऐसा रेजिस्टेंस जो कि एक क्यूबिक कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया है जिसकी जो साइड है वो यूनिट लेंथ है। और रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसका यूनिट निकाला हुआ है। तो फॉर्मूले से लिखा है एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का, फॉर्मूले से एरिया का लिख दिया, फॉर्मूले से लेंथ का एसआई यूनिट लिख दिया। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो 1 मीटर यहाँ पर कट गया तो ओम मीटर बचेगा, तो ओम मीटर रेजिस्टिविटी का क्या आ जाएगा, यहाँ से यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, रेंज एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेंज क्या होती है और वेरिएशन क्या हो रही है रेजिस्टिविटी में, उसके बारे में। तो कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे टेम्परेचर वेरीज करेगा रेजिस्टिविटी भी वेरी करना शुरू कर देगी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये भी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेटल है एंड अलॉयज हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और जो वैल्यू की रेंज है वो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर तक होती है। तो रेजिस्टिविटी जो अलॉय की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इनके कॉन्स्टिट्यूटेंट मेटल से, यानी कि जिससे ये बना होता है अलॉयज, उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, जे अलॉय होता है कॉपर और निकल का। इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है ये ज़्यादा होगी कॉपर और निकल से भी ज़्यादा। ठीक है जी। तो अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी होती है इनका, एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, हाई रेजिस्टिविटी रहती है इसकी। ठीक है। एंड जो है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हुआ बेटा, हीटर है और टोस्टर है, इनमें यूज़ होते हैं।
ठीक है। तो इंसुलेटर जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी हाई वैल्यू रहती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है, जैसे कि ग्लास है, रबर है, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू रहती है रेजिस्टिविटी की वो 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। तो कुछ ये टेबल है, मटेरियल्स दे रखे हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो बेटा, ठीक है जी। ये भी है यहाँ पर इंसुलेटर, ठीक है। तो तीनों है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है बेटा, अच्छा नोट का पॉइंट भी है जहाँ पर कि जो टंगस्टन है वो एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, और मेनली यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिलामेंट के तौर के ऊपर। यही यूज़ होता है टंगस्टन, क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ऐसे ही जो वायर्स होती हैं कॉपर और एल्युमिनियम की, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं ताकि करंट का ट्रांसमिशन किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी हो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नीचे क्या है बेटा, न्यूमेरिकल शुरू है। तो इन अ गिवन एमीटर स्टूडेंट सी द नीडल्स इंडिकेट 17 डिवीजन इन एमीटर वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो एक स्टूडेंट है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। उसने देखा एमीटर में जो नीडल्स है वो 17 डिवीजन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है जी। कह रहा है कि इफ़ एमीटर हैज़ 10 डिवीजन, अगर एमीटर की 10 डिवीजन होती है 0 से लेकर 0.5 एम्पियर तक, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग 17 डिवीजन। तो 17 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि बेटा देखो 0 और 0.5 के बीच कितनी लाइनें होती हैं, टोटल 10 होती हैं। बस इसी को कह रहा है कि जो 10 डिवीजन के ऊपर अब ऐसे ही बताना है कि 17 डिवीजन की वैल्यूज़ क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि जो 10 डिवीजन एमीटर है वो 0.5 एम्पियर के करस्पॉन्ड है। तो एक डिवीजन किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 17 डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी, तो 17 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.85 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ हीटर विच ड्रॉ अ करंट ऑफ 4.4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है बेटा, करंट की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये आ गई वी की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50 ओम, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू आई, ओम्स लॉ लगा है यहाँ पर। तो अ टॉर्च बल्ब्स रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम व्हेन कोल्ड। तो कह रहा है कि एक टॉर्च बल्ब है, जब वो ठंडा जाने की उसे चलाया ही नहीं है तब उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। जब उसमें बेटा करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर का, ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट पर वो क्या कर रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा बल्ब का व्हेन ग्लोइंग, जब वो ग्लो करेगा। तो एक्सप्लेन भी करना साथ में रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। तो रीजन जो है वो एक्सप्लेन करके बताना है जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, B इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज 2 है, करंट से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। डेसिमल तोड़ेंगे 20 चला जाएगा तो 20/4 5 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट का बल्ब का वो इंक्रीज कर जाता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो व्हेन दी बल्ब्स ग्लो, जब बल्ब्स ग्लो करेगा तो इट्स रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन व्हेन इट कोल्ड। तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जब वो ठंडा होगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो एक एल्यूमिनियम वायर है, उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है एल्यूमिनियम का वो दे रखा है, जहाँ पर 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो देखो रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी है मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.6 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 से सीधा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, बस सारी वैल्यू यहाँ पर ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.01656 ओम, ठीक है जी। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिल्वर वायर है जिसका डायमीटर 0.4 मिलीमीटर है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ओम मीटर है। कह रहा है कि हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 ओम कॉइल। तो कितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी वायर की जिसमें जो कोयल है वो 1 ओम का जो है रेजिस्टेंस
हो। तो बेटा सबसे पहले डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मिलीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πd²/4। पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी, डी की वैल्यू जे है, इसका स्क्वायर कर देंगे बिकॉज फॉर्मूले में स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 1.256 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस जो है बेटा 1 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 ओम का। उसके बाद रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है जी, ये यहाँ पर दे रखी है। तो आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे R = रेजिस्टिविटी L/A। तो यहाँ से जो है रीअरेंज करके L की वैल्यू निकाल लेंगे तो RA/ρ आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 7.85 मीटर। ठीक है जी। तो जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स थे इसी तरीके से ये भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, देख सकते हो आप। ठीक है जी। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है निकाल के देखना जी। ठीक है जी।